फाइनली दोस्तों मैंने आज बीए सेमेस्टर 1 का जियोमॉर्फोलॉजी में आज चैप्टर नंबर 12 को कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है और क्या क्या टॉपिक है इसमें पढ़ना है। तो जो इस चैप्टर का नाम है, इसका नाम है भूमिगत जल का कार्य एवं क्रस्ट स्थलाकृति। ये 12 चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, फाइनली अब ऐसे बीए सेमेस्टर 1 का जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होने वाला है, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। तो पहला टॉपिक है कि भूमिगत जल, जो इसका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भूमिगत जल के कार्य एवं क्रस्ट स्थलाकृति। तो पहले हम इसी को जानते हैं भूमिगत जल क्या होते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल पहले जानते हैं कि भूपृष्ठ के नीचे पाए जाने वाले जल को जो चट्टाने को छिद्रों, दरारों व परतों में स्थित होता है उसे भौम जल या अधोभौमिक जल कहते हैं। ये सब जान लेना है कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो भूमिगत जल फिर से समझ लीजिए कि भूपृष्ठ यानी धरातल के नीचे पाए जाने वाले जल को चट्टान को छिद्रों, दरारों व परतों में स्थित होता है उसे भौम जल कहते हैं। मतलब जो धरातल के आंतरिक में जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सेल में, दरार के कई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जोन में पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भौम जल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पर कि भूमिगत जल का स्रोत क्या क्या है। ठीक है, स्रोत मतलब इसका भूमिगत मतलब धरती के अंदर, स्रोत मतलब जो धरती के अंदर जो पानी है उसका सोर्स क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक है, एकदम बोरिंग चैप्टर लगता है, लेकिन इसको रस लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्साइटेड होना पड़ेगा जी कैसा ही मतलब इसमें पढ़ाई होता है ना, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन नीरस सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें जानते हैं भूमिगत जल का स्रोत। तो इसका स्रोत के लिए तीन मुख्य है, तीन प्रकार से स्रोत इसका है, तीन प्रकार का स्रोत है। उल्का जात जल, सहजात जल, मैग्मा जल, ये सब तीन गो मतलब जो जल के दिया है ये भूमिगत जल का स्रोत दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं उल्का जल क्या होते हैं। तो उल्का जल का इसका डिफिनेशन भी ऐसे लिख दिए हैं, इसे आकाशीय जल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वर्षा तथा पिघले हुए हिम से प्राप्त जल को उल्का जलपात कहते हैं। नदी झील के तल से रिसने वाले जल, ये भूमिगत जल का मतलब है। फिर से एकदम पूरा बेसिकली समझिए इस चैप्टर का कहना क्या चाहता है और इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कहीं मतलब भूमि में के अंदर कितने मतलब अंदर पानी होते हैं और कैसा पानी होता है, उसका स्रोत क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो धरती के अंदर से। ठीक है, तो पहला जो है उल्का जात जल। उल्का जात जल समझ में आ गया कि इसे आकाशीय जल भी कहते हैं। वर्षा तथा पिघले हुए हिम से प्राप्त जल को उल्का जात कहते हैं, जैसे नदियां, झीलों के तल से रिसने वाले जल, ये सब हैं। और ये मतलब पहला सोर्स हो गया भूमिगत वाटर का, यानी अंडरग्राउंड वाटर का हो गया। अब मैग्मा से पानी भी मतलब निकलते हैं। मैग्मा में उपस्थित जल का वाष्प घनीभूत होकर चट्टानों के छिद्रों व दरारों में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, मैग्मा से कैसे पानी निकलते हैं? तो जब मैग्मा में उपस्थित जल होते हैं और जब उसमें क्या बोलते हैं होकर चट्टाने को छिद्र व दरार में एकत्रित हो जाते हैं, मतलब इसका मतलब पानी का मतलब इसमें स्रोत जो है, जहाँ मैग्मा निकलते हैं ना वहाँ पर या तो कोई दरार पड़ जाते हैं या चट्टान के किसी पार्ट में वहीं पर पानी हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सहजात जल। सहजात जल क्या, दूसरा पढ़ लिए, पहला भी जान गए, अब तीसरा जानते हैं सहजात जल क्या होते हैं। औसादी चट्टान में जल का कुछ अंश रहता है। क्या होता है? औसादी चट्टान, जो पृथ्वी के अंदर जो परत होते हैं वो औसादी चट्टान, जिसमें जल का कुछ अंश होते हैं और ये आंतरिक किसी हलचल के कारण ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दबाव से जल निकलने लगते हैं, इसे ही सहजात बल कहते हैं, सहजात जल कहते हैं। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था, बट इसका भूमिगत जल के बारे में जाना था। और भूमिगत जल को कैसे इसमें स्टोरेज करते हैं, मतलब धरती के अंदर कहाँ रहता है और कितने अंदर पानी रहता है। ठीक है, इसके बारे में जानना है। अगर आप कुआं कल अगर खोदवाते हैं तो कितना अंदर खोदवाना चाहिए ताकि पानी जल्दी निकल जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा जान लेंगे। तो पहला है भूमिगत जल का संचयन, माने स्टोरेज, यानी स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल को कहाँ इसका स्टोरेज होते हैं। ठीक है, और इसका स्टोरेज मतलब कहाँ होते हैं और कितना अंदर होते हैं और कितना अंदर मतलब कब निकलवाना चाहिए, खोदवाना चाहिए ताकि पानी हम लोग को अच्छा निकले। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग पहले भूमिगत जल की स्थिति के अनुसार भूगर्भ में 3 कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब जो बांटे गए हैं
तीन कटिबंध यानी थ्री जोन में इसको डिवाइड किए गए हैं। पहला है असंतृप्त, दूसरा है अस्थाई संतृप्त और तीसरा अस्थाई संतृप्त क्षेत्र। ये तीनों का मतलब समझते हैं। इस तीनों का अगर मतलब समझ लीजिएगा तो थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाएगा कि कितने अंदर कुआं खनवाना चाहिए या कितना अंदर बोरिंग करवाना चाहिए ताकि जल्दी पानी हम लोग को निकलेगा धरातल के अंदर से। ठीक है, तो जानते हैं अभी हम लोग जानते हैं असंतृप्त क्षेत्र क्या होते हैं। यानी इस क्षेत्र में वर्षा जल तो रहता है लेकिन वाष्पीकरण द्वारा भाप बनकर उड़ जाते हैं। जैसे इसका जो पानी है असंतृप्त क्षेत्र का मतलब है कुछ मतलब क्षेत्र तक ही मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं होते हैं। ये जब बारिश होते हैं उसी समय तक ऊपर रहते हैं और इसके बाद सब विलुप्त हो जाते हैं वाष्पीकरण होकर के। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में अस्थाई संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पानी पाई जाती है। यह 4 से 7 महीने तक रहता है और कोई कल या कुआं ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अंदर नहीं होते हैं, 50 फीट 75 मीटर। तो ऐसे मीटर में ये 50-75 मीटर में कहीं पर मतलब ये क्या होता है पानी का लेवल घट जाता है और मतलब इतना तक रहता है लेवल इसका। ठीक है, और ये सब दिन नहीं रहता है, ये रहता है हाईएस्टली 4 से 7 महीने तक रहता है अस्थाई संतृप्त। ठीक है, और इसमें भी गर्मी के दिनों में सूख जाती है। तो हम लोग ये तो पता चल गया कि हम लोग 75 अगर जैसा वहाँ पर एरिया हो ऐसे हाईएस्टली अगर हम लोग 100 से 150 खनवाते हैं कुआं चाहे कल तो जल्दी पानी निकल जाता है। ठीक है, और जल्दी पानी निकल जाने के बाद वो जल्दी सूखता भी नहीं है। ये इसका कारण ये है मेन। अब है अस्थाई संतृप्त क्षेत्र। इसमें क्या होते हैं, इस क्षेत्र में वर्ष भर पानी मिलता है। ये जो क्षेत्र का भी बात करें अस्थाई संतृप्त का, ये सबसे गहरा क्षेत्र है जिसमें हम लोग को अगर 100 से 150 मीटर अंदर कल या कुआं खुदवा दिया जाए तो उसे पानी कभी नहीं सूखेगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा पानी सालों भर वर्षों भर पानी रहते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसका डिफिनेशन। इस क्षेत्र में वर्ष भर पानी मिलता है। गर्मी के दिनों में खोदे गए और याद रखना है और आप लोग याद रखना है कि कभी भी आप लोग कुआं खुदवाना चाहते हैं या कल या बोरिंग या किसी भी चीज़ को तो ये गर्मी के दिन में अच्छा होता है, बेटर होता है। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में थोड़ा लेवल जो होते हैं जो अभी अस्थाई संतृप्त क्षेत्र बोले और असंतृप्त क्षेत्र ये दोनों का लेवल मतलब पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोड़वाएंगे अंदर मतलब बोरिंग करवाएंगे खुदवाएंगे तो हम लोग अंदर जाते रहेगा तो हम लोग को 100 या 150 मीटर गहराई अंदर जाते तक इसका जल मिल जाएगा और इस जल तक पहुंचने के बाद कभी मतलब जल्दी इसका पानी सूखने का ये डर नहीं रहता है। ठीक है, तो यही है, इस क्षेत्र में वर्ष भर पानी मिलता है। गर्मी के दिनों में खोदे गए क्षेत्र की सीमा अत्यधिक ठीक होता है। मतलब ये बोले ना गर्मी के दिन में खोदना बहुत अच्छा होता है। इसकी गहराई जो होते हैं 100 से 150 गहराई होते हैं मीटर में। ठीक है, अगर इतना मीटर खोदा जाते हैं तो मतलब पानी कभी सूखेगा नहीं। ठीक है, 100 से 150 गहराई पर ही जल पाई जाती है। अब है कराष्ट प्रदेश। अब हम लोग को ये ख़त्म हो गया, भूमिगत जल ख़त्म हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें यही था कि भूमिगत जल क्या होते हैं और इससे भूमिगत जल से स्टोरेज इसका कैसे करते हैं और इसका जो है स्रोत क्या क्या है ये सब जानना था। और अब हम लोग को जानना है कराष्ट या स्थलाकृति। कराष्ट समझिए, कराष्ट क्या होते हैं। ठीक है, कराष्ट का मतलब होता है जिस क्षेत्र में चूना पत्थर से मतलब केवल क्षेत्र वो होते हैं, मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ केवल चूना पत्थर ही उस क्षेत्र मतलब उस जोन में पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कराष्ट। ठीक है, उसी को अभी हम लोग जानना है कराष्ट क्या होते हैं। कराष्ट प्रदेश, तो कराष्ट प्रदेश में बनी स्थलाकृति, कराष्ट प्रदेश में बनी स्थलाकृति। अब कराष्ट प्रदेश में कैसा स्थलाकृति बनते हैं ये जानते हैं। तो ये एड्रियाटिक सागर तट ये है दक्षिण यूरोप में, ये है कराष्ट प्रदेश से बना स्थलाकृति। कहाँ दक्षिणी यूरोप में, वहाँ पर बहुत तरह के थे। इसका जो एड्रियाटिक सागर है ये लगभग लंबाई इसका 500 है मीटर और चौड़ाई जो है 100 मीटर है। ये है दक्षिणी यूरोप में है। ठीक है, इसको मैप इधर चला देंगे अगर हो जाएगा तो पॉसिबल। और फ्रांस जो है, फ्रांस में भी ये कराष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, कराष्ट। दक्षिण भाग में गुफाएं, पोनोर, डोलाइन ये सब चीज़ें मतलब दक्षिण भाग में ये फ्रांस के पाए जाते हैं। ये
क्रस्ट वाले पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इटली में भी पाए जाते हैं, यूएसए में पाए जाते हैं और मैक्सिको में भी पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट उतना मन नहीं लगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो फाइनली इससे इरेज करते हैं, जो डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 12 पार्ट का जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है प्रश्न, उसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और कैसा क्वेश्चन आया है, हम लोग के पढ़ाने से टक्कर खाया है कि नहीं खाया है, और कौन टक्कर नहीं खाया उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चुनाव प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य से निर्मित है। फिर से पढ़ लेते हैं। चुनाव प्रदेश में भूमिगत जल के कार्यों से निर्मित है। क्या निर्मित है? मोराइन स्थलाकृति, फ्लूवियल स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति, एओलियन स्थलाकृति। इसका आंसर कौन होगा जल्दी बताइए अगर पता चल रहा है तो। चुनाव प्रदेश में भूमिगत जल के कार्यों से निर्मित होते हैं। ये तो इसका कास्ट स्थलाकृति हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति हैं। क्या क्या हैं? स्टेलेक्टाइट, इवाला, यू आकार की घाटी, गॉर्ज। इसका हो जाएगा यू आकार की घाटी। ठीक है, तीसरा में अस्थाई संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थाई जलतल, अस्थाई जलतल, सामयिक जलतल, अगाध जलतल। इसका हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा में भूमिगत जल का एक रूप है। भूमिगत जल का एक रूप है, नदी, सोता, झील, वर्षा। इसका हो जाएगा सोता। ठीक है, पांचवा में है एक छिद्र से फव्वारे की भांति गर्म पानी के बाहर निकलने वाली स्थलाकृति को कहते हैं। तो जल प्रपात, उत्सुत कूप है, गिजर है, स्रोत है। इसका हो जाएगा गिजर, जिसमें गर्म पानी निकलता है उसे गिजर कहते हैं। सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं स्थित है किस में? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, भारत में। तो छठा का हो जाएगा बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट के मिलने पर कौन सी स्थलाकृति बनती है? अगला है ऑप्शनल है लेपिज, स्कंद, डोलाइन है और स्तंभ है। इसका जो आंसर हो जाएगा तो सत्वा की हो जाएगा डी हो जाएगा, स्तंभ बनता है, स्तंभ। ठीक है, फाइनली एक क्वेश्चन खत्म हो गया है। और इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।